आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मिड एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 12 साउंड ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। मिड एक्सरसाइज में देखें तो हमारे पास टोटल 17 क्वेश्चन हैं। देखते हैं स्टार्ट करके। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीचेस योर ईयर। जब किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड कैसे हमारे कानों तक पहुंचता है वो हमें बताना है। तो साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब भी कोई भी बॉडी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वो कैसे आगे तक जाता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसके वाइब्रेशन के कारण मीडियम के पार्टिकल्स जो उसके बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, आसपास होते हैं, वो भी क्या करने लगते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करने लगते हैं। मतलब उनके मीडियम में डिस्टर्बेंस आ जाता है। दैट मीन्स उनके फॉर्म में उनमें वेव्स जनरेट हो जाती है। दैट मीन्स दीज वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस वेव्स। वेव्स क्या होती है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करता है तो उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं, जिससे वो वेव्स जनरेट होती हैं और ये वेव्स उसी मीडियम के थ्रू आगे बढ़ती हैं और हमारे कान तक पहुंच जाती हैं। दैट मीन्स दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम टू रीच आवर ईयर। और इस तरीके से हमें कोई भी साउंड सुनाई देता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। हमारी जो स्कूल की घंटी होती है उससे जो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अभी हमने देखा था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करता है। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज है कि जब हमारी स्कूल बेल का हैमर मेटल से स्कूल बेल से हिट करता है। अगर आज के पास इलेक्ट्रिक बेल भी है तो इलेक्ट्रिक बेल में भी छोटा सा हैमर लगा होता है जो कि मेटल से हिट करती हैं। तो जैसे वो हिट करती हैं तो इट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन, वहां से वाइब्रेशन जनरेट होते हैं और ये वाइब्रेशंस जो हैं वो ही हमारे लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन है, व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो जो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन क्या है, ऐसी वेव जो प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। तो the waves which requires medium to propagate are called mechanical waves, and as we know that sound waves requires medium to propagate, that's why these are called mechanical wave। और इसके अलावा मैकेनिकल वेव की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जब किसी मीडियम में आगे बढ़ती हैं तो अपने बेसिक शेप को नहीं खोती हैं, ओन बेसिक शेप में रहती हैं और एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ती हैं। साउंड में ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए साउंड क्या कहलाता है, मैकेनिकल वेव। अगला क्वेश्चन है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। अगर आप और आपका दोस्त मून के सरफेस पर हैं तो क्या आप दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे, क्या आप दोनों एक दूसरे की आवाज सुन पाएंगे। तो इसका आंसर है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आई विल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय माई फ्रेंड बिकॉज देयर इज नो मीडियम ऑन द सरफेस ऑफ मून। जब मून के सरफेस पे कोई मीडियम नहीं है, मीडियम मतलब कि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स नहीं है, जब कोई मीडियम नहीं है तो जो वाइब्रेशन हमारे द्वारा जनरेट होंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो ऑन द सरफेस ऑफ मून देयर इज नो एटमॉस्फेयर एंड वी नो दैट साउंड वेव्स रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट, सो देयर इज नो मीडियम, सो नो वन विल टॉक देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स, लाउडनेस, कैरेक्टरिस्टिक पिच। तो लाउडनेस हमने देखा था, लाउडनेस किस पे डिपेंड होती है, किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड पे। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा। मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड घटेगा तो लाउडनेस घटेगी। सिमिलरली पिच की बात करें, पिच मतलब कि मिठास देखें किसी साउंड की तो वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी की। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा मीठी आवाज़ आएगी या पिच आवाज़ आएगी, और अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी, मोटी आवाज आएगी हमारी। इसी से रिलेटेड, पिच से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, गेस विच साउंड हैज हायर पिच, गिटार और कार। क्वेश्चन को पढ़कर थोड़ी देर के लिए रुकना है, आपको ये जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना। अगर हमने बोला किसकी पिच ज़्यादा होगी, एक गिटार से निकले साउंड की या कार के हॉर्न की, तो आपको ये नहीं बोला गया किसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। लाउडनेस के बारे में नहीं, पिच के बारे में बात की, मतलब किसकी पिच ज़्यादा, मतलब मीठी आवाज़ है।
अगर डेफिनेटली अगर मैंने लाउडनेस की बात की होती तो कार के हॉर्न का लाउडनेस ज़्यादा होता, गिटार का कम, लेकिन यहाँ पिच की बात कर रहे हैं तो गिटार हैज़ अ हायर पिच बिकॉज इट इज़ हैविंग अ मोर फ्रिक्वेंसी वाइल कार हॉर्न हैज लेस पिच बिकॉज इट इज़ हैविंग अ लो फ्रिक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए बताना है, डिफाइन करना है, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। तो हम जैसे कि पिछले वीडियो में देख चुके हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन एक्सिस। जब भी कोई पार्टिकल अपनी मीन एक्सिस के अराउंड मैक्सिमम डिस्प्लेस करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इट्स यूनिट इज मीटर रिप्रेजेंटेड बाय डीबी, सॉरी ए एंड मेजर्ड बाय डेसिबल। सेकेंड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इट्स ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ और न्यू। अगला है हमारे पास टाइम पीरियड, तो किसी एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। Time taken to complete one oscillation is called time period. It is measured in second. SI unit is represented by capital T. Last is wavelength. तो minimum distance between two adjacent crest or trough is called wavelength. किन्हीं भी दो लगातार क्रेस्ट के बीच का या ट्रो और ट्रो के बीच का डिस्टेंस जो होता है मिनिमम, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, यूनिट इज मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। दैट मीन्स क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन मतलब फॉर्मूला। तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। दैट इज द रिलेशन अमंग्स ऑल थ्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मिड एक्सरसाइज के, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। तो इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ मतलब लैम्डा निकालना है, जबकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एफ पता है, और स्पीड भी पता है, दैट मीन्स 440 पता है। मतलब कि v और f पता है, लैम्डा निकालना है। तो वी नो दैट व्हेन v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। v की वैल्यू 440 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज 220 हर्ट्ज। तो आंसर विल बी 2 मीटर। सो द पर्टिकुलर वेव की जो वेव लेंथ है वो कितनी होगी, 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। एक पर्सन है जो कि किसी सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर है जिससे वो 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। अब यहाँ पूछा क्या है, तो सक्सेसिव कंप्रेशन मतलब कि दो लगातार कंप्रेशन आने में कितना समय लगेगा। तो मतलब कि वो क्या पूछना चाह रहा है, एक्चुअली टाइम पीरियड पूछ रहा है सीधे शब्दों में। तो टाइम पीरियड निकालना है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी पता है, और रिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, t इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और f कितना है 500, तो दैट मीन 1 ओवर 500। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.002 सेकेंड। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज 0.00, सॉरी टोटल टाइम है 0.002 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लाउडनेस, कोई भी साउंड कितना तेज है, इंटेंसिटी, किसी भी साउंड में कितना इंटेंट है पावर का, साउंड के पावर का, ठीक है। तो इनमें हम कुछ डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले देखें डेफिनेशन। तो लाउडनेस इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। मतलब हमारे किसी भी साउंड के लिए ईयर का कितना रिस्पॉन्स मिलता है, कितना रिस्पॉन्स होता है ईयर के लिए, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज साउंड पावर पर यूनिट एरिया। मतलब जितना पावर आपने उसको दिया है पर यूनिट एरिया में उसको कितना मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। लाउडनेस को हम डेसिबल में और इंटेंसिटी को हम वॉट पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। यहाँ देखें तो
इट डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ आर ईयर्स, मतलब कि अलग अलग कानों के लिए लाउडनेस अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग बहुत धीमी आवाज भी सुन लेते हैं और कुछ लोगों को केवल ऊंचा सुनाई देता है। दैट मीन लाउडनेस डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ ईयर, वाइल इंटेंसिटी के साथ ऐसा नहीं है, इट डिड नॉट डिपेंड सेंसिटिविटी ऑफ आवर ईयर। यहाँ की बात करें तो इट इज सब्जेक्टिव क्वांटिटी, दैट मीन्स साउंड कैन बी लाउड फॉर वन पर्सन बट नॉट लाउड फॉर समवन एल्स पर्सन। मतलब कि ये अलग अलग लोगों के लिए लाउड साउंड भी हो सकता है, वही पर्टिकुलर साउंड, और नहीं भी हो सकता है। बट जबकि ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, हमेशा फिक्स रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द थ्री मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब भी क्वेश्चन आए ध्यान से देखना, यहाँ फास्टेस्ट लिखा है या स्लोएस्ट, अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें बताना है तीन मीडिया हैं, एयर, वाटर और आयरन, इनमें से सबसे ज़्यादा किस मीडियम में साउंड भागेगा। तो हम जानते हैं साउंड जो है उस मीडियम में तेज भागता है जहाँ मीडियम के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, दैट मीन्स सॉलिड, देन फॉलोड बाय लिक्विड एंड लास्ट इन गैस। तो आयरन सॉलिड है, इसलिए सबसे ज़्यादा तेज स्पीड किस में होगी, आयरन में, फिर वाटर में, और फिर सबसे कम किस में होगी, एयर में। सो साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड मीडियम, सो द इट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन आयरन। अगर स्लोएस्ट होता तो किस में हो जाता, एयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, an echo is heard in 3 seconds. What is the distance of the reflecting surface from the source given that the speed of sound is 342 meter per second? हमारे पास इको मतलब कि रिफ्लेक्टेड साउंड 3 सेकंड बाद सुनाई देता है किसी टारगेट से टकराकर, और वो जो टारगेट है, जो क्लिप्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कितनी दूरी पर है हमें ये बताना है। जबकि हमें क्या पता है, स्पीड ऑफ साउंड भी पता है। तो हमें स्पीड ऑफ साउंड v पता है, इको टाइम t पता है, निकालना है डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो फॉर्मूला हमारे पास है वो हमारे लिए क्या है, ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। 2 क्यों लिया है, फिर से वही साउंड सोर्स से साउंड निकलेगा, डिस्टेंस तक जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा, जाने का डिस्टेंस d, आने का डिस्टेंस d, तो मतलब टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना, 2d, v इंटू टी। तो v हमें पता है, t पता है, तो 2d इक्वल टू v इंटू टी किया तो कितना आ गया, 3 2 6, 3 4 12, कैरी 1, 3 3 9 एंड 1 1026। 2d इक्वल टू 1026, तो d इक्वल टू डिवाइड बाई 2, दैट इज 513 मीटर। वाई आर द सीलिंग्स ऑफ द कंसर्न हॉल्स आर कर्व्ड। किसी भी जो कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं उनकी जो सीलिंग होती है, ऊपर वाली रूफ होती है, वो हमेशा कर्व बनाई जाती है। तो ऐसा क्यों? अगर हम नॉर्मली देखें, अगर सीलिंग को हम टॉप इधर से एक सीधा लाइन डाल दें, इधर कुछ भी उनके पास कर्व नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ से साउंड जाएगा, इधर टकराएगा और यहाँ तक वापस आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ क्या होगा, कर्व हो जाए, तो क्या होगा, कर्व होने से फ़ायदा ही होगा, अभी यहाँ टकराई थी, अब कहाँ जाएगी, यहाँ तक टकराएगा साउंड, और यहाँ से वो कहाँ तक जाएगा, इधर तक जाएगा। मतलब कि अगर ये फ्लैट सरफेस होती तो बोलने वाला यहाँ है, सुनने यहाँ तक वाले लोग ही सुन पाएंगे, लेकिन कर्व होने से क्या हो जाएगा, कर्व होने से साउंड इधर टकराएगा और इधर सुनाई देगा। मतलब कि यहाँ वाले सोर्स का साउंड यहाँ तक सुनाई देगा, है ना, मतलब वो लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा। दैट इज सीलिंग ऑफ कंसर्न हॉल्स आर कर्व्ड टू इंश्योर दैट साउंड रीचेस all corners of the space uniformly following reflection from the curved surface। मतलब कि curved surface होने के कारण साउंड अलग अलग कॉर्नर तक आसानी से पहुंच पाता है, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। सिमिलरली क्वेश्चन है कि What are the frequency of infrasound and ultrasound? तो infrasound क्या होता है, less than 20 hertz and ultrasound is more than 20,000 hertz। Mid exercise का last question। A submarine emits a sonar pulse which returns from an underwater cliff in 1.02 second. If the speed of sound in a salt water is 1531 meter per second, how far away the cliff is? Cliff मतलब हमारे पास टारगेट है, सोनार हमारा सोर्स हो गया, 1.02 सेकेंड इको टाइम हो गया, और 1531 इज अ स्पीड हो गई। हमें निकालना है डिस्टेंस।
जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला सेम, 2 इंटू डी इक्वल टू वी इंटू टी, वी पता है टी पता है, तो डी इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2, दैट इज सॉल्व करेंगे, आंसर इज 780.81 मीटर।